ब्रेन की डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मॉनिटर करता है कि पेशेंट की डेप्थ कितनी है एनेस्थीसिया के। तो अब वो जो कंसेप्ट था कि जिसमें बेहोशी ज्यादा हो गई है, बेहोशी की दवा ज्यादा चली गई है या कम चली गई है, तो उसको हम टोटली नेगेट करते हैं। अब हम उसको बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ लेके चलते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अगर आप में कहीं पे एंजाइम सिस्टम डेफिशिएंट है, जैसे हमारी एक ड्रग है सक्सामिथोनियम, जिससे हम पैरालाइज करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पेशेंट में कहीं प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिकली बॉडी ने उसको न्यूट्रलाइज करना है, अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट है जो बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, तो फिर उस ड्रग का इफेक्ट काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो फिर घंटों तक चलता है। लेकिन अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो जाती हैं, यानी अब उसके डिफरेंट मेडिसिन आ गई हैं जो उसको काउंटर भी कर लेती हैं। अगर कोई बंदा बगैर तनख्वाह के काम करता है तो उसके पीछे देयर इज सर्टेन रीज़न। तो जब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों इसको करना चाह रहे हैं बगैर तनख्वाह के, उन्होंने कहा जी कि हमें इसका एक्सपीरियंस चाहिए कि जब आप अब्रॉड मूव करते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि द पेशेंट हु इज़ वर्किंग इन आईसीयू एंड क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया का एक्सपोजर है, उसको टिक आपको जॉब मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। एफएम सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट डॉक्टर डायलॉग से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। और आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब। ये डीन ऑफ एनेस्थीसिया हैं सीपीएसपी में। अभी अभी ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया से रिटायर हुए हैं फ्रॉम जिना हॉस्पिटल। और आज सर को हम अपने शो में वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच जी सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का कि आप लोगों ने इनवाइट किया मुझे। सर प्लेजर इज ऑल आवर्स। अच्छा सर, आपको आज हमने इसलिए बुलाया है कि एक आम इंसान जो है वो बेहोशी के डॉक्टर से बहुत डरता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑपरेशन कराते हुए इसलिए डरते हैं कि ये मुझे बेहोश किया जाएगा और फिर मैं बेहोशी के बाद उठ नहीं सकूंगा। ये एक मिथ है। तो आज हम अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इन मिथ्स को भी क्लैरिफाई करेंगे और हम बेसिक बातों से शुरू करेंगे कि एनेस्थीसिया क्या होता है और इसको ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या दिया जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और मुझे आके वाकई बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अप टू डेट आपका जो स्टूडियो और ज़बरदस्त अरेंजमेंट यहाँ पे। अगर हम एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो एनेस्थीसिया को हम कैटेगराइज करते हैं दो टाइप जी। एक जनरल एनेस्थीसिया जिसमें हम पूरे जिस्म को बेहोश कर देते हैं। दूसरा जिसको हम बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया, एक रीजन एक हिस्सा। कि आपकी अगर नीचे लोअर लिम्ब की सर्जरी है तो हम उस टांग को सुन कर देंगे। आपके बाजू की सर्जरी है हम आपके बाजू को सुन कर देंगे। आपकी अगर फिंगर की सर्जरी है तो हम खाली फिंगर को सुन करेंगे। इसको बोलते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया उसमें आपकी बेशक सर्जरी कहीं पे भी है, उसमें हम पूरी बॉडी को बेहोश करते हैं और जब तक सर्जरी चलती रहती है तब तक बंदा बेहोश रहता है। बिल्कुल ठीक। अब जो आपने पहला जो क्वेश्चन किया था कि एक मिथ ही है कि अगर किसी मरीज को बेहोश किया जाए, जनरल एनेस्थीसिया दे जाए, लोगों में एक फोबिया होता है, खौफ है जी जी। कि अगर मुझे बेहोश किया गया तो शायद मुझे होश आए कि ना आए। तो अब ये जो मॉडर्न ईरा में अभी जो एनेस्थीसिया है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुका है, बहुत एडवांस स्टेज पे जा चुका है। इसमें हम एनेस्थीसिया की डेप्थ को मॉनिटर करते हैं ऑपरेशन के वक्त एक एक स्टेप पे। सबसे पहले हम पेशेंट को असेस करते हैं कि जी पेशेंट की प्रॉब्लम क्या क्या है, उसकी कोमॉर्बिड ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या प्रॉब्लम है उसको। उसके बाद हम एनेस्थीसिया को टेलर करते हैं टुवर्ड्स दैट पेशेंट। बिल्कुल ठीक। जो पहले हम कहते थे कि जी पेशेंट इज नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया, तो मैं उसको नेगेट करता हूँ इन दैट सेंस कि एनेस्थीसिया इज मेड फिट फॉर एवरी पेशेंट। एक पेशेंट आपका जिसको हम जो स्कोरिंग करते हैं ASA 1 है 2, 3, जिस कैटेगरी का पेशेंट है हमने एनेस्थीसिया को टेलर करके उसको पेशेंट के लिए फिट करना है। सो एनेस्थीसिया इज मेड फिट फॉर दैट पेशेंट। सर कुछ अर्सा पहले तक अस्पतालों में ये बात बहुत आम थी कि पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है और उसको अनफिट करके भेज दिया जाता था। तो आपके उस पर क्या कमेंट्स हैं, क्या वो सही था या क्या अब उसको टेलर करना ज्यादा बेहतर है? जी अभी जो मैंने यही आपसे बात की है ना कि अगर तो आपकी सर्जरी इमरजेंसी है तो यू हैव टू टेलर द एनेस्थीसिया टुवर्ड दैट पेशेंट। आपने उसको एडजस्ट करना है एनेस्थीसिया को। अगर आपकी कोई ऐसी डिजीज है जो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेट्स से कि एक पेशेंट है ब्रोंकियल एस्थमा का पेशेंट है, आपको उस टाइम स्पैज्म आ रहे हैं, स्पेल आ रहा है उसको ब्रोंकियल एस्थमा का, उसको डिले कर लेना बेहतर है।
लेकिन उसको अनफिट नहीं करते हम उसकी सर्जरी को देख लेते हैं कि सर्जरी कहाँ पे है और प्रॉब्लम कितनी सारी है, हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। सो हम उसको उसके मुताबिक चलते हैं। दूसरा ये कि अभी जो एडवांस स्टेज में जो मॉनिटरिंग हमारी वो इतनी स्पेसिफिक है कि हम एक एक चीज़ की, हम हार्ट की, ब्लड प्रेशर की, उसकी सैचुरेशन की, रेस्पिरेशन की, उसकी एंड टाइडल CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल रहा है वो, और एक बोलते हैं हम बिस मॉनिटर। अभी तकरीबन जितनी मशीनें नई आ रही हैं जो हम परचेज कर रहे हैं, और हमारी जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, तो उसमें जो मशीन है उसमें वो बिस मॉनिटर अब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूडेड है, और मैंने उसको रिकमेंड किया कि वो होना चाहिए। ग्रेट। वो आपके ब्रेन की डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया को मॉनिटर करता है कि पेशेंट की डेप्थ कितनी है एनेस्थीसिया के। तो अब वो जो कंसेप्ट था कि जिसमें बेहोशी ज़्यादा हो गई है, बेहोशी की दवा ज़्यादा चली गई है या कम चली गई है, तो उसको हम टोटली नेगेट करते हैं। अब हम उसको बिल्कुल प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ लेके चलते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और सर्जरी सम टाइम ये होता है कि सर्जरी हम शुरू करते हैं सुबह 8 बजे और सर्जरी ख़त्म होती है रात को 12 बजे। तो इन दैट टाइम पेशेंट की सारी मॉनिटरिंग चल रही है। एक जो कंसेप्ट था कि पेशेंट को पता नहीं क्या सुंघाते हैं कि बेहोश होता है और उसके बाद शायद अल्लाह करे कि होश आ जाए, तो वो चीज़ें सारी लोगों को एक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एनेस्थीसिया जो है वो सर्जरी की ड्यूरेशन के मुताबिक प्रोलॉन्ग किया जाता है। अब सम टाइम जब मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब इसको होश कब आ जाएगी, तो मैं उनको यही बताता हूँ जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ये होश में मरीज वापस आएगा। तो अब वो ऑपरेशन अगर हाफ एन आवर का, तो हमने एनेस्थीसिया भी हाफ एन आवर के लिए टेलर करना है। अगर उसके बाद अगर सर्जरी 12 घंटे है तो हमने उसको 12 घंटे लेके चलना है। आपके लिए आप जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही प्रोलॉन्ग सर्जरी है, तो तब उसी दौरान जितनी ड्यूरेशन की सर्जरी रहती है तब हम उसको एनेस्थीसिया को लेके चले जाते हैं और तब तक वो चलता रहता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरल एनेस्थीसिया की बात कर रहे थे, तो इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं? जी, नुकसानात ऐसा देखिए कि कोई भी आपका प्रोसीजर है ना, वो आप किसी को एंडोस्कोपी ले लें, आप जो दूसरी जो आपकी पल्मोनोलॉजी में करते हैं जो ब्रोंकोस्कोपी है उसको ले लें, कोई भी चीज़ जो है ना वो अगर हम कहें कि जी बिल्कुल डेंजर फ्री है, हैजर्ड फ्री है, वो तो नहीं है। जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो ये वो ड्रग्स हैं जो फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट को एक्सपोज हो रही हैं। आप देखें ना, अगर आप किसी एनएसिड की बात करते हैं जो पेन किलर है, रूटीन में आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, आप लेते रहे होंगे, आपको कहीं नज़ला जुकाम खांसी आप एंटीबायोटिक लेते रहे होंगे, आपने कफ सिरप लिए होंगे, आपने मेडिसिन यूज करते रहे होंगे, रूटीन मेडिसिन। एनेस्थीसिया की ड्रग्स आप तभी लेते हैं जब आपका ऑपरेशन अंडर सर्जरी। और सम टाइम ये होता है कि मे बी के एट द एज ऑफ 50 और 60 तब तक आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ी, उस टाइम जब आप ड्रग यूज करते हैं आप, तो सम टाइम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट उनमें से कोई ड्रग ऐसी हो जिस पे आपको सेंसिटिविटी हो, वो ड्रग आपको सूट ना करे, ये प्रॉब्लम जो कभी कभी देखने में आ सकती है। दूसरा है कि हमारी कुछ ड्रग्स हैं जो आपके उसके एंजाइम सिस्टम पे डिपेंडेंट हैं। अगर आप में कहीं पे एंजाइम सिस्टम डेफिशिएंट है, जैसे हमारी एक ड्रग है सक्सामिथोनियम, जिससे हम पैरालाइज करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पेशेंट में कहीं प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिकली बॉडी ने उसको न्यूट्रलाइज करना है, अगर वो एंजाइम डेफिशिएंट है जो बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, तो फिर उस ड्रग का इफेक्ट काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो फिर घंटों तक चलता है। लेकिन अब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटल हो जाती हैं, यानी अब उसके डिफरेंट मेडिसिन आ गई हैं जो उसको काउंटर भी कर लेती हैं, तो उससे काफ़ी बेहतरी आ गई है चीज़ों में। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स जो हैं थोड़े से अवेयर होते हैं या वो गूगल करके आते हैं और फिर वो खुद ही एडवाइस कर रहे होते हैं डॉक्टर को कि मैंने जनरल एनेस्थीसिया नहीं लेना या मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया लेना या आप मुझे रीजनल एनेस्थीसिया के लिए ऑप्ट आउट करें। तो ऐसे पेशेंट्स को आप किस तरह से डील करते हैं, और आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि ये स्पाइनल एनेस्थीसिया किस तरह से मुख्तलिफ है जनरल एनेस्थीसिया से और ये किन प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होता है? जी, आपका सवाल जो है ना ये बहुत ही अहम और बड़ा, इसलिए मैं इसको इतनी इसकी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि अभी कल ही मेरे पास एक पेशेंट आया है, आप उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने पूरा बेहोश होना, मुझे जनरल एनेस्थीसिया चाहिए। जी। मैंने कहा जी दो चीज़ें हैं, इफ़ यू आर ट्रस्टिंग ऑन मी, आपने बेशक गूगल से देखा है जो भी देखा है, देन लेट मी डिसाइड, अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो। अगर आपने ये लेना है तो देन मैं आपको रिस्क बता देता हूँ, गो हेड कि पेशेंट कंसेंट फॉर्म साइन करते। पेशेंट था हाइपरटेंसिव, राइट, अब उसको था प्री एक्लैम्प्सिया। मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा जी कि अब जनरल एनेस्थीसिया में जब अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 पे है, जब मैं आपको एनेस्थीसिया स्टार्ट करूंगा तो बाय ऑल मींस आपका 20% ब्लड आपका
राइज करना है ब्लड प्रेशर आपका, Absolutely. जिसको एक मतलब डॉक्यूमेंटेड है, जिसको मैं नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। अगर आपका ब्लड प्रेशर 160 से 190 पे जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे फिर आप देख लीजिए क्या हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अपोजिट अगर मैंने उसको बताया कि जी अगर हम जाते हैं रीजनल एनेस्थीसिया पे स्पाइनल पे, उससे पे क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब यू आर द बेस्ट जज। मैंने कहा लेट मी डिसाइड। हमने उसको फिर रीजनल एनेस्थीसिया में स्पाइनल में किया, शी वाज सो हैप्पी कंफर्टेबल। और उसके बाद तो अगर पेशेंट को ये होता है कि अगर गूल करके आते हैं ना तो उसमें सम टाइम दे एंड विद प्रॉब्लम। जब उनके जो रिजिड बिलीफ है ना, मैं उनको एक जो आपके इस चैनल के तवज्जुह से जो ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर हो ना, लेट हिम डिसाइड कि वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि जी आपके लिए बेहतर क्या है। अगर आपको कोई वाकई प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई ब्लड डिसऑर्डर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम स्पाइनल ना लगा सकते हो, हम ऑटोमेटिकली हम उसको जनरल एनेस्थीसिया पे स्विच कर लेते हैं, फिर बाई ऑल मीन्स हमें वो करना पड़ता है। लेकिन जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, जो एनेस्थिस्ट है, जो आपके हेड साइड पे है, उसको डिसाइड करने दे कि आपके लिए बेहतर क्या चीज़ है। अब जो रीजनल एनेस्थीसिया है उसका जो एडवांटेज है कि आप सिर्फ उस हिस्से को ब्लॉक करते हैं जहाँ पे आपने सर्जरी करनी हो। आप दूसरी बॉडी पे आप क्यों अनड्यू क्यों आप अपनी ड्रग्स यूज करें। पॉली फार्मेसी के आप मेडिसिन दे रहे हैं जो उस पर ब्रेन भी असर कर रही हैं, उसके हार्ट पे भी कर रही हैं, लंग्स पे कर रही हैं, आप क्यों ना होगा। आप तो इवन जो थोड़ी सी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, पहले हम स्पाइनल लगाते थे कि जी ठीक है जी अगर लोअर लिम्ब की सर्जरी है, चाहे उसका फीमर की सर्जरी है, जो नीचे टिबिया की सर्जरी है, आपने स्पाइनल दे दिया। जो अभी जो लेटेस्ट है वो कहते हैं अगर टिबिया की सर्जरी है तो व्हाई नॉट टू ब्लॉक दैट लिम्ब ओनली। आप दूसरे लिम्ब को क्यों सुन कर रहे हैं। तो आप तो चीजें इस तरह से आ रहे हैं, आप बिल्कुल काफी एडवांस हो गए। अगर आपकी फुट की सर्जरी है, व्हाई नॉट टू गिव एंकल ब्लॉक, आप स्पाइनल क्यों देंगे। आप तो काफी एडवांस चीजें हो गई हैं। सो एनेस्थीसिया काफी एडवांस हो चुका है। और मेरी फिर आपके इस चैनल के तवज्जुह से यही एक गुजारिश होगी नाजरीन के लिए कि जो भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर हो, मेक श्योर कि वो क्वालिफाइड हो और लेट हिम डिसाइड। बिल्कुल ठीक, बहुत ही खूबसूरत बात की सर आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगी, हमारी एवरीडे लाइफ में लोग ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, स्पेशली ख़वातीन जिन्होंने स्पाइनल एनेस्थीसिया का कभी ना कभी उनकी ज़िंदगी में जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया होता है या डॉक्टर्स ने उनको दिया होता है, तो वो पूरी ज़िंदगी कभी भी कोई कंप्लेंट लेके आएंगे, बैक एक लेके आएंगे, शार्टिका लेके आएंगे, कोई और पेन है जो लोअर एब्डोमिनल पेन है वो लेके आएंगे, तो वो एक ही कंप्लेंट करते हैं कि कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर ने कमर में एक टीका लगाया था और उसकी वजह से अब मुझे अभी तक ये कंप्लेंट्स, और वो कंप्लेंट्स बहुत ही अमेजिंग और स्टनिंग से कुछ डिफरेंट से होते हैं। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है, और आप इस मिथ को आज ब्रेक भी कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ क्या नुकसानात हो सकते हैं, और क्या ये दर्द जो वाकई आफ्टर मेनी ईयर्स जो शुरू होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से होते हैं या नहीं। ये बड़ा चूँकि हम बीइंग प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया और हमारा चूँकि एक प्राइवेट सेटअप भी है, तो जिसमें आए दिन ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है जी। आप पेशेंट का जो सबसे पहले ये होता है कि उसको जब हम स्पाइनल के लिए कन्विंस करते हैं या काउंसल करते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब इतना सुना है कमर दर्द होती है जी। अब मैं उनको जो पहली एग्जांपल तो ये देता हूँ, मैंने कहा कि मेरी अपनी जो बेगम है उसको 3 दफ़ा एपिड्यूरल लगा है और माशाल्लाह दौड़ रही है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एपिड्यूरल की नीडल बहुत मोटी होती है, स्पाइनल की नीडल बहुत बारीक होती है। दूसरा अब ये कि हमारी एक जो ना एक शॉर्टकट है, जो लोग एनेस्थीसिया से रिलेटेड नहीं है ना, जब भी कोई पेशेंट उनके पास बेशक आफ्टर 10 ईयर्स वो जाए कहता है कि जी मुझे कमर में दर्द है, तो डॉक्टर साहब 10 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था और मुझे कमर में टीका लगा था, वो अपनी जान छुड़वाते हैं। टू बी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये उस टीके की वजह से है जी, ये तो उस वजह से, और ये आप दवाई खाएं तो उसके बाद जो है ये सारा उसका कसूर उस टीके का है। अब ये एक चीज़ है जो बहुत ही एक उसमें कुछ लोग इसको ज़रा मिसगाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो आपके चैनल से मैं ये कहूँगा कि जिस बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना, उसको चाहिए कि नहीं किसी कंसर्न डॉक्टर के पास भेजे, स्पेशलिस्ट के पास, वो एवेल्युएट करे कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरी एक चीज़ है जो मैं पेशेंट को जो कहता हूँ कि लेट्स से कि जी आप ओपीडी कर रहे हैं कहीं पे, आप पेशेंट आया मेरे पास कि जी डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगा था 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 साल पहले, मुझे कमर में दर्द हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो टीके की वजह से है। अच्छा, उनको जब आप थोड़ा सा कन्विंस करते हैं ना, वो बताते हैं कि इसमें इतनी सारी वजूहात हैं, जो कमर दर्द की और भी वजूहात हैं जी। तो क्या सारे मरीजों को इंजेक्शन लगा होता है? कि आपके बाहर जो ओपीडी में पेशेंट बैठे हुए, अगर हम उसमें से 100 पेशेंट लें तो उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको इंजेक्शन लगे नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई। बहुत सारे वो जिनकी सर्जरी हुई है और कमर में दर्द नहीं है। तो आप देखें कि कमर में दर्द हो क्यों रही है।
आमतौर पे एक जो कंसेप्ट है कि डॉक्टर साहब वो हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगता। वो नीडल जो बिल्कुल बाल की तरह बारीक होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, उससे हड्डी में इंजेक्शन नहीं लग सकता। अल्लाह ताला ने एक ऐसा कोई खला बनाया हुआ है जो हमारे मोरे हैं उनके दरमियान छोटे से लिगामेंट्स हैं जिसके थ्रू हम जाके तो हम वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं। तो जब आप लोगों को सही गाइड करते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है कि नहीं, वजह ये नहीं है, मे बी वो मेल नरिश्ड हो, मे बी उनका यूरिक एसिड बढ़ा हो, मे बी कोई वर्टिब्रल प्रॉब्लम हो, मसल स्पैज्म हो, लेकिन वो एक कोई शॉर्ट काट का नहीं जी उससे इंजेक्शन जो है ना उससे दर्द हुई थी। तो मेरा उनसे बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि आपको यहाँ पे भी इंजेक्शन लगा, ब्रेनला पास हुआ, जब लगा आपको दर्द हुई, हाँ जी हुई थी, कितने दिन रही थी? डॉक्टर साहब वो सेकंड डे पे खत्म हो गई थी। मैंने कहा इससे वो बहुत ही बारीक नीडल के साथ हमने पीछे आपकी स्किन को हमने पियर्स किया जहाँ पे हमने वो लगाया, और वो आप अगर मुझे कहते हैं कि जी कल इंजेक्शन लगा था आज दर्द हो रही है, एग्रीड, मैं मानता हूँ कि जी कल इंजेक्शन लगा था आज दर्द होगी। अगर आप उसको एक हफ्ते 10 दिन के बाद कहते हैं कि जी अब दर्द शुरू हो गया, तो वो उस इंजेक्शन की वजह से नहीं है, वो किसी और वजह से, और उसको इवेलुएट करना चाहिए। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना कि जो भी आप सर्जरी कराएं उसमें अपने एनेस्थेटिस्ट के मशवरे को ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें, और जो भी आपके मुस्तनद मालिज आपके लिए एडवाइस करें उसके मुताबिक आप बेहोशी यानी एनेस्थीसिया जो है ऑप्ट आउट कर सकते हैं। गूगल से या ख़ुद अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद अपनी एडवाइस डॉक्टर को मत दीजिए, और कोशिश करें कि डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करके उनकी बात को समझ के डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि जनरल एनेस्थीसिया के साथ शरअ अमवात किस हद तक मुंसलिक है, कितनी होती है आम तौर पे? क्या एक सर्जरी जो है वो थ्रू आउट जब एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो वो पेशेंट सेटल हो जाता है, या आपको लगता है कि इसमें मोर डेथ्स हैं एज कम्पेयर टू स्पाइनल? अगेन इट्स अ मिथ, आई वांट टू ब्रेक इट, क्योंकि लोगों का ये आमतौर पे ख्याल है, और ये मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल के तवस्सुत से इसे मज़ीद क्लियर करें। लोग अभी भी ये समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू जनरल जो है रीजनल एनेस्थीसिया मोर सेफर है और जनरल में शरअ अमवात ज़्यादा हैं। जी, आपका बड़ा बहुत ही एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोगों को कहते हैं कि जिसको पूरा बेहोश करना पड़ेगा या जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो उनका फिर ये होता है कि डॉक्टर साहब इसके बाद तो सुना होश ही नहीं आती जी। अगर हम इसकी परसेंटेज को देखते हैं ना, तो अगर मैं कहता हूँ कि जी 1%, तो ये भी गलत है कि इट शुड नॉट बी 1%। अगर मैं कहता हूँ कि 1 in 1000, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जब आप पेशेंट को प्री ऑपरेटिव असेस करते हैं, देख लेते हैं, आप एनेस्थीसिया को टेलर करते हैं ना, फिर उसमें कोई कोमॉर्बिडिटी ऐसी नहीं है जो उसको इमीडिएटली कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम ना हो, एनेस्थीसिया की वजह से डेथ नहीं होनी चाहिए। राइट। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, लेट्स से कि जैसे हम एक केस कर रहे थे प्लेसेंटा परक्रीटा, अब उसमें होता ये कि जिन लोगों को उसकी समझना है, मैं ज़रा आम फैम में समझा दूं कि जो आवल है वो यूट्रस के अंदर होती है और अंदर से यूट्रस को पीस करके तो ब्लैडर में जा चुकी होती है। सम टाइम पेशेंट प्रेजेंट्स विद हेमाचूरिया कि उसमें ब्लड आ रहा है कोई। अब उस पेशेंट की सर्जरी जो है वो सर्जरी का रिस्क है, लेकिन अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन उसकी गॉड फॉरबिड अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ अगर डेथ हो जाती है, ब्लेम आप एनेस्थीसिया को दे देते हैं, तो ये गलत है। कि अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर अपनी पूरी ट्राई करते हैं पेशेंट को रिससिटेट करने की, हम एक सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आप अगर पेशेंट की डेथ हो गई है तो आप उसको एनेस्थीसिया का नाम दे देंगे, तो फिर तो एक थोड़ा सा कैन बी मल्टीपल रीजंस, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं ऑन टेबल डेथ की, ड्यूरिंग सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान डेथ की, तो हम सिर्फ एनेस्थीसिया से उसको मुंसलिक नहीं कर सकते। हाँ जी। अब दूसरा इसमें कि लेट्स से एक पेशेंट आ गया, कोई अपेंडिसेक्टमी है, क्रिटिकल पेशेंट है, साथ उसको कोई अभी रिसेंट कोई एमआई की हिस्ट्री थी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था, आपने एनेस्थीसिया दी है। अब वो चीज़ें हैं कि अनअवॉइडेबल कि शायद उसका कार्डियक अरेस्ट जाए, उसकी वर्सन हो जाए जो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो ये वो चीज़ें। अदरवाइज एनेस्थीसिया इज सो सेफ कि उससे डेथ, आई डोंट थिंक उससे डेथ होनी चाहिए। Absolutely. अगर आपका एनेस्थिस्ट क्वालिफाइड है, आपने पेशेंट को प्रॉपर फॉलो किया, प्लीज। अब जो बहुत सारी जगह पे जैसे हमारे सेटअप में भी हमने उसको प्री एनेस्थीसिया एवेल्यूएशन हमने क्लिनिक बनाए हुए हैं, हम हर पेशेंट को पहले एवेल्युएट करते हैं, हम उसको अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं कि आपने कितने ब्लड ड्रेनिंग करने हैं, क्या चीज़ें करनी है, और बहुत ही हाई रिस्क सर्जरी जो है वो भी हम परफॉर्म कर लेते हैं विदाउट एनी एडवर्स इवेंट। और ये एक एनेस्थेटिस्ट का स्किल होता है कि वो ऐसी सर्जरी जो है वो अंडरटेक कर ले। बिल्कुल जी, ये तो देखें ना आप, हर चीज़ में अगर सर्जरी का भी यूँ ही है कि सर्जन का भी एक स्किल है। एनेस्थीसिया इज़ एन आर्ट,
ये एक ऐसे रूटीन में नहीं है कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यूं कर दिया, ये कर दिया। एवरी पेशेंट इज अ चैप्टर। आपने हर पेशेंट को असेस करना है प्रॉपरली, उसको देख के। तो ये एक जो बैलेंस एनेस्थीसिया हम कहते हैं कि पेशेंट आपका प्रॉपर सोया हो, उसको दर्द भी ना हो, उसको मसल रिलैक्सेशन उसको प्रॉपर मिले, इसको बोलते हैं बैलेंस एनेस्थीसिया। इसको मैं कहता हूँ आर्ट, ART। ये एक आर्ट है और हर बंदे की आर्ट डिफरेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज, योर स्किल और योर एक्सपीरियंस कि आप किस तरह से उसको लेके चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हुए सुने गए हैं कि ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब हम पे सर्जरी परफॉर्म हो रही थी तो हमें महसूस हो रहा था कि हमें कट लग रहा है, हमें दर्द भी हो रहा था, लेकिन एनेस्थेटिस्ट ने हमारा ख्याल नहीं किया। और ये चीज़ बहुत कॉमन है और मैं चाहूँगी कि आप इस चैनल के तवज्जुद से इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि एक एनेस्थेटिस्ट, उसका रोल ही ये होता है कि उसने पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, पेन फ्री रखना है और ऑब्वियसली एनेस्थीसिया के साथ वेदर इट इज़ रीजनल और जनरल। तो इस मिथ को थोड़ा सा क्लियर करें कि ड्यूरिंग सर्जरी जो ये कंप्लेंट्स हो रही होती हैं कि मुझे दर्द हो रहा था, बेहोशी के डॉक्टर ने ठीक से दवा नहीं दी या अंडर डोज कर दिया, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जी, इसमें जो अगर आप कहते हैं ना रीजनल एनेस्थीसिया में, उसमें तो होता ही है कि आपका जो एक हिस्सा सोना है, बाकी पेशेंट जाग रहा होता है, वो हमारे साथ बातचीत कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं। इसलिए उसमें तो अगर वो कहते हैं हम उनको सलाह देते हैं, अदरवाइज वो कहते हैं जी हमने नहीं सोना, हम कंफर्टेबल है वैसे ही, तो दैट्स एन अदर इशू। वो एक अलग सिनेरियो है। जो दूसरा आपका सिनेरियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अब ये जो स्पेशली जो गायनी ऑप्स के पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको आई थिंक इट्स आवर फेलियर। अब उसकी वजह यह है कि जिस टाइम आप पेशेंट को एनेस्थाई करते हैं तो हम एनेस्थीसिया मशीन के साथ एक वेपराइजर होता है जिसमें हम कुछ ड्रग्स डालते हैं वोलाटाइल, जो उस वेपराइजर का काम यह है कि उस ड्रग को, लिक्विड को वेपर्स बना के पेशेंट के लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू उसकी बॉडी में जाके, ब्रेन में जाके उसको एनेस्थाइज करता है। अब वो उस पे एक तो हमने पहले जो डिस्कस किया था कि अभी इसको ओवरकम ऐसे किया गया कि आपके पास बिस मॉनिटर, मैंने स्टार्ट में बताया था, आपकी तमाम मशीनों में बिस मॉनिटर आ गया है। वो आपको बता दे कि आपका पेशेंट जो है वो लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में, पेशेंट अवेक है, आप उसको डीप कर लें। जहाँ पे वो नहीं है यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली उन पेशेंट में जिसको हम बोलते हैं, जो वेपराइजर है उसको हम ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं मैक। कि मैक आपने स्पेशल गायनी आपके पेशेंट में, मैं कहता हूँ कि मैक आपने रखनी है 0.75 जी। अब अगर आपका वेपराइजर जो है 0.75 पे 0.5 या इससे भी कम डिलीवर कर रहा है, आपका पेशेंट जाग रहा होगा। आप पेशेंट को आपने पैरालाइज किया होता है, पेशेंट आपकी बातें सुन रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो ये बाद में पेशेंट कंप्लेन करते हैं। और अगर किसी एनेस्थेटिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसका पेशेंट कंप्लेन करे कि जी मुझे सब कुछ फील हो रहा था, आप जो बातें कर रहे थे, जो आप ड्रिल चला रहे थे, मुझे फील हो रही थी, उस एनेस्थेटिस्ट को उसे अपोलोजाइज करना चाहिए और अपनी मशीन को कैलिब्रेट करना चाहिए और अपनी जो टेक्निक है उसको रिवाइज करना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि ये मतलब ये हमारे ये एनेस्थीसिया पे डेफिशिएंसी है, इसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ कोई, लेकिन ये होना नहीं चाहिए वैसे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज कल के बच्चे जो अभी MBBS करके हाउस जॉब में हैं, वो अगर एनेस्थीसिया को ऑप्ट आउट करना चाहें तो उनके पास एनेस्थीसिया में स्पेशलाइज करने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं, और आपके ख्याल में आप पाकिस्तान में एनेस्थीसिया को एज अ स्पेशलिटी कहाँ देखते हैं, इसका क्या मुस्तकबिल है? जी, अगर हम एनेस्थीसिया को वैसे देखें ना, ग्लोबली शॉर्टेज है एनेस्थीसिया की बहुत ज़्यादा। अभी जो पिछले दिनों में मेरे पास ये था कि व्हेन आई वाज हेडिंग द डिपार्टमेंट, तो अभी स्टिल भी वही प्रॉब्लम है कि मेरे पास लोग ऑनरेडी कर रहे थे हाउस जॉब भी और मेडिकल ऑफिसर विदाउट एनी पे। तो एनेस्थीसिया में विद ऑल दोस टफ ड्यूटीज राउंड द क्लॉक, अगर कोई बंदा बगैर तनख्वाह के काम करता है तो उसके पीछे देयर इज सर्टेन रीजन। तो जब उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि आप क्यों इसको करना चाह रहे हैं बगैर तनख्वाह के, उन्होंने कहा जी कि हमें इसका एक्सपीरियंस चाहिए कि जब आप अब्रॉड मूव करते हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि द पेशेंट हु इज वर्किंग इन ICU एंड क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया का एक्सपोजर है, उसको टिक आपको जॉब मिल रही है। इसलिए पूरा कहते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस, जो लोग हाउस जॉब में ऑप्ट करते हैं उसके बाद अगर 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब मिल जाती है। ये है नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आपने 6 मंथ एनेस्थीसिया में कहीं पे ट्रेनिंग कर ली है, आपको पाकिस्तान में भी बाकी लोगों से कंपैरेटिवली बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, ICU में भी, एनेस्थीसिया में भी। हम तो कहते हैं कि जो अगर मैंने भी कोई मेडिकल ऑफिसर अपने हॉस्पिटल में ऑप्ट करना हो, आई विल प्रेफर दैट पर्सन जिसने एनेस्थीसिया में हाउस जॉब की हो
या उसका 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस हो। एनेस्थीसिया। रीजन बीइंग कि ये लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं उसको, और इमरजेंसी को डील करने की कैपेबिलिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने पूछी कि जी ये इस पे क्या क्या रूट है स्पेशलाइजेशन के, तो अब UHS भी करवा रही है स्पेशलाइजेशन और CPSP भी। दोनों में थोड़ा सा हमारी एक जो बैड लक कहूँगा मैं कि हम CPSP में बीइंग डीन हम 2 स्पेशलिटी जो CPSP में कर रहे हैं, सॉरी 2 जो डिप्लोमा दे रहे हैं, MCPS एंड FCPS। MCPS को पब्लिक सेक्टर में वेद होल्ड कर लिया गया ड्यू टू सर्टन रीजन। गवर्नमेंट की पॉलिसी सी जो जिसमें CPSP का कोई रोल नहीं है। अब उससे पहले यह था कि एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा था 2 इयर्स का, 2 साल में लोगों ने ट्रेनिंग की, एग्जिट एग्जाम दिया, और उसके बाद जाके पेरीफेरी में DHQ और THQ पे दे वर वर्किंग एज कंसल्टेंट एनेस्थिस्ट, और उन्होंने सारा कुछ बहुत ही एक जो गैप था उसको मैंने और मेरे साथ जो कुलीग थे हमारी टीम ने उसको बहुत ही फिल कर दिया कि जहाँ पे एनेस्थिस्ट ने हमने वहाँ पे एनेस्थिस्ट पहुँचा दिए। अब MCPS के थोड़ा सा विद होल्ड करने से FCPS जो है ना वो उस पर ये जो CPSP है वो FCPS को कैटर कर रही है ज़्यादा, लेकिन MCPS अभी जो प्राइवेट सेक्टर आपके उसमें अभी स्टिल कैटर हो रहा है। जो UHS है वो DA करवा रही है और साथ MS की जो एक एट पार विद FCPS। DA 2 साल का है और MS जो है वो पहले 5 इयर्स का था, अब 4 ईयर का है। अब उसमें ये है कि जो DA का भी जो बैच मेरे पास 2 बैच आए थे उनको हमने ट्रेन करके भेजा, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। कुछ अभी स्टिल आज हमारा मॉक एग्जाम था उसमें वो लगे थे, उनका ना 20 और 21 को एग्जाम है। ये पास आउट करके तो ये पेरीफेरी में THQ में DHQ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं। तो मेरी आपके इस चैनल के तवज्जो से गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त तो ये है कि MCPS को पब्लिक सेक्टर में बहाल किया जाए, उसको विद होल्ड करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये कि DA के जो बैच हैं उसको रिक्रूट किया जाए, मतलब उस पर जो अगर एक बैच आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारा कुछ काम ख़त्म कर दिया है, उसको डिफरेंट इंटरवल के साथ 2 साल का है, 2 साल के बाद नेक्स्ट बैच आए और उसके बाद नेक्स्ट बैच आए, ताकि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। आपके तकरीबन जितने जो बड़े हॉस्पिटल हैं जो पंजाब के उन सब में DA की ट्रेनिंग हो रही है और FCPS की भी MS की भी सारे वो ट्रेनर्स। अब आपके पास सुपरवाइजर काफ़ी हो गए हैं, तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो उनको ट्रेन करके भेजा जाए ताकि आपके पास जो पेरीफेरी में अनक्वालिफाइड और अनट्रेन लोग हैं उनसे हम खासे हद तक उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी जो आवाम है वो घबराते हैं एनेस्थेटिस से या एनेस्थेटिस से डिस्कशंस करने से, और आपने बहुत ही मिथ्स जो हैं बहुत सारे आज क्लियर भी किए हैं। तो एक मैसेज जो आप एज एन एनेस्थेटिस्ट आज की आवाम को या आज पाकिस्तान में जो माशरे में हमारे लोग हैं उनको देना चाहेंगे, वो कुछ एक मैसेज एज एन एनेस्थेटिस्ट। जी बहुत शुक्रिया। ये जो मैसेज मैं हमेशा हर टॉक में डिलीवर करता हूँ कि जब भी आप कोई ऑपरेशन आपको ज़रूरत पड़ती है, पहले तो मेरी दुआ है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े किसी को भी। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है आप कितना आप छानबीन करते हैं कि जी आपका सर्जन कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके रिजल्ट कैसे हैं, आप सर्जन को देखते हैं तो उससे ज़्यादा आप फोकस करें एनेस्थेटिस्ट पे। सर्जन के पास एरर का मार्जिन है, एनेस्थेटिस्ट के पास एरर का मार्जिन नहीं है। अगर इससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज्यादा सीरियस होगी। इसलिए जब भी चाहे कहीं पे पेशेंट, सर सॉरी आई एम कटिंग योर वर्ड्स, पेशेंट खुद ऑप्ट आउट कर सकता है अपना एनेस्थेटिस्ट, अपना एनेस्थेटिस्ट ऑप्ट आउट कर सकता है। दूसरी बात यह कि जो एनेस्थेटिस्ट आपको मिलवाया जाता है आप उससे क्वेश्चनेयर करें, यू हैव द इक्वल राइट। आप उससे पहले मिले, उससे पूछें, अपनी तसल्ली करें, उससे तमाम अपनी क्वेरीज जो है ना वो क्लियर करें, उसको प्रॉपर फीस पे करके उससे चेकअप करवाएं, और जो भी एनेस्थेटिस्ट आपका क्वालिफाइड हो जैसे वो आपको एडवाइस दे उस पे उसको फॉलो करें, तो होपफुली ये कॉम्प्लिकेशन जो थोड़ी बहुत है ये भी कम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कोविड में काफ़ी काम किया और इसके लिए आपको अवार्ड से भी नवाजा गया, और कोविड हीरो अवार्ड लिया आपने 2020 में। इसके अलावा अप्रिसिएशन फ्रॉम प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आपका ये भी फॉर द ईयर 2020, और गोल्ड मेडल फ्रॉम एकेडमी ऑफ फिजिशियंस 2021 ये आपको मिला।
उसके अलावा आपको अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस भी दिया गया 2024 में। तो आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी सोसाइटी में, और ड्यूरिंग कोविड जिस तरह से आपने सर्व किया, तो आप इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका जर्नी कैसा रहा? आपने और डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया ड्यूरिंग कोविड, और बहुत सारे लोग थे जो आपसे सीख के जाते थे और फिर मुख्तलिफ जगह पे सर्व करते थे। तो प्लीज़ शेयर योर जर्नी विद अस। हाँ जी, अगर हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड-19 जैसे उसका नाम ही बताता है कि वो 19 में स्टार्ट हुआ। जो पहला केस आया था हमारे पास वो आया था मार्च 20 में। अब जब पहला केस पाकिस्तान में एंटर हो गया था तो उस टाइम एक जो फोबिया था वो कुछ लोगों ने उसको शायद फेस किया होगा। तो कुछ लोगों को उसको जिनको नहीं आइडिया मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा पेशेंट जिसको टेम्परेचर हो और साथ कफ कर रहे या छींक मारे तो पूरा हॉस्पिटल दौड़ जाता था कि जी पता नहीं अब क्या हो रहा है और आगे होने वाला क्या है। तो फर्स्ट केस जब जिन्ना हॉस्पिटल में आया था तो उस टाइम जो पैनिक था वो जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया था कि जी नो बॉडी वॉज देयर कि जी नहीं अब तो पता नहीं अब क्या हो जाएगा और कैसे होगा। अब पेशेंट जो स्टार्ट में हमारे पास जो फर्स्ट फेज में पेशेंट आए थे, जो उसका जो पहला जो स्टार्ट था उसमें वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल थे। उनको वाकई ज़रूरत थी, हमारे पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी और नो बॉडी वॉज देयर टू लुक आफ्टर दोज पेशेंट्स। उस टाइम सब ने बैकआउट कर दिया, कोई फिजिशियन कोई पल्मोनोलॉजिस्ट किसी ने कहा कि हमें तो कुछ आइडिया कोई नहीं है। अब अल्टीमेटली आई वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट है तो कैन यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा जी आई एम देयर टू सर्व। फिर हमने क्या किया कि हमें एक हॉल दिया गया जी। उसमें हमने वेंटिलेटर भी हमने डोनेशन पे मंगवाए, कुछ वेंटिलेटर मेरे पास जो आईसीयू के थे वो हमने मंगवाए, वहाँ पे रखवा पे हमने ऑक्सीजन वहाँ पे शुरू करवाई, वो करा के अब उसके बाद अब आगे आप देखें कि मई और जून में क्या हुआ होगा, इतनी शदीद गर्मी, आपने किट पहनी हुई हो। और उस टाइम होता यह था कि मैं जब राउंड करके आता था वार्ड में तो एक खौफ होता था कि शायद घर पहुंचूंगा या नहीं। तो मुझे ये मेरे प्रिंसिपल साहब ने एक दफ़ा कहा कि जी आप कितनी एज नहीं है तो आप डेली चले जाते हैं तो अवॉइड दैट। खैर मैंने उनका कहा मेरे साथ पूरी टीम होती है तो मेरी टीम कहीं डीमोरलाइज ना हो जाए। एंड आई एम थैंकफुल टू माय टीम ऑफ एनेस्थीसिया जिन्ना हॉस्पिटल, स्टाफ नर्सेज ऑफ आईसीयू जिन्ना हॉस्पिटल जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और हमने जिस दिन हमने टेक अप किया था जो कोविड आईसीयू है उस टाइम टोटली उसमें जो हालात हैं वो चेंज हो गए थे। तो पेशेंट का आउटकम, जो पेशेंट क्रिटिकल घर से जो पेशेंट ऐसे आते थे कि जिसके लंग्स 90% डैमेज है, हम यूज मतलब उस पर हम हेल्पलेस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। जो पेशेंट हमारे पास अर्ली रिपोर्ट हुए उनमें अल्लाह का शुक्र है कि हमने 8-10 ट्रायल पे था, कोई प्रॉपर ड्रग नहीं थी, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और सबसे बड़ा ये है कि उस पर जो पेशेंट को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और वेंटिलेटर की, हमने करते करते हमने स्टार्ट किया 10 वेंटिलेटर से, 10 से 20 पे, फिर 30, 40, 50 और टिल द एंड आई मैनेज दैट आईसीयू विद 60 वेंटिलेटर। तो 60 वेंटिलेटर में मुझे ये था कि कोई पेशेंट ऐसा ना हो जो निगलेक्ट हो, इस वजह से उसको ना हो कि जी मुझे वेंटिलेटर नहीं मिलता तो शायद मैं बच जाता। तो वो एक बड़ा बहुत ही एक डिफरेंट सा सिनेरियो था। बहुत सारे पेशेंट जो स्टार्ट में हमने लूज भी किए, उसके बाद जो सेकंड फेज में वी वर रेडी टू हैंडल दोज पेशेंट्स, और थर्ड फेज में हमने उसको प्रॉपर टेकअप कर लिया था और उसमें कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे, हालांकि मेरे बहुत सारे कुलीग जो वहाँ पे नहीं जाते थे, जो घरों में बैठ गए छोड़ के चले गए, उनको सबको कोविड हुआ। मुझे अल्लाह ताला ने बचा के रखा। मैंने फ्रॉम डे 1 और उसके बाद थर्ड फेज के एंड तक टिल उसके बाद जब वो स्टेबल होगी चीज़ें तो आप पल्मोनोलॉजी ने कहा या बाकी लोगों ने कि अब हम भी देख लिया करेंगे। तो तब तक अल्लाह ताला ने मुझे बचा के रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपनी टीम की मोटिवेशन थे और आपने ये भी बताया कि उस वक्त बाकी सारे डॉक्टर साहिबान उस तरह से एक्टिव नहीं थे, बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए थे। तो आपकी खुद मोटिवेशन क्या होती थी ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ कोविड? स्पेशली फेज़ 1 जब था उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बात वाक़ई हुई थी। उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हम नहीं थे कि हमने किस तरह से मैनेज करना है, लोग भी ज़्यादा डरे हुए थे और वो सवेयर भी थी वेव। तो उसमें कैजुअलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड वेव काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस वक्त आपकी मोटिवेशन क्या होती थी? देखिए कि उसमें जो पेशेंट आपके पास आते थे ना, अगर आप उनको देख लें तो मुझे एक थोड़ा एक पैशन है वैसे भी काम करने का, और
जो मेरा एक बैकग्राउंड है, जो लोग ऐसे जिनके कोई फाइनेंसेस कम होते हैं या थोड़ा सा लो सोशल इकोनॉमिक्स है, तो मेरा एक जज्बा होता है कि मैं उनकी खिदमत करूं जी। मुझे कह रहा, आई एम थैंकफुल टू माय डिपार्टमेंट कि मैंने जब कहा कि हम टेक अप करते हैं। अब कोविड में जाना और वहाँ पे कुछ मेरे साथ जो लेडीज़ थी, प्रेग्नेंट खवातीन, कुछ जो लोग डायबिटिक थे, सबको, तो मैंने कहा जी मैं आई टेक द लीड। तो हम जाके फिर पेशेंट हमने इंटूबेट किए और उसके बाद खैर जो लोगों का जो अप्रिसिएशन थी, दैट वाज माय मोटिवेशन। बिल्कुल कि मुझे मीडिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि मैंने वो स्टेप टेक अप किया, मैंने लोगों की जहाँ तक पॉसिबल था मैंने उनको फैसिलिटेट किया। मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा एक एम्बेरसमेंट हुई कि एक हमारे कुलीग थे डॉक्टर साहब, तो उनका एक पेशेंट था, तो मुझे हर बंदा मुझे अप्रोच कर रहा था और मैं राउंड द क्लॉक अवेलेबल था व्हाट्सएप पे भी, और जहाँ पे मुझे कुछ किसी को फैसिलिटेशन चाहिए थी ना, तो आई ट्राइड कि मुझे घर से कभी होता था कि आप इसको कभी फ़ोन को रेस्ट भी करने दें, तो मैंने कहा शायद मेरा कोई एक छोटा सा कुछ टोटका है उसका किसी के काम आ जाए, किसी की जान और ये सदका जारिया है। तो अब वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे बेड चाहिए, तो उनका एक कोई करीबी रिश्तेदार था जिसको ज़रूरत महसूस हो गई, तो उस दिन जो कोविड ICU था वो फुल था। अच्छा। तो आई फेल्ट सो एम्बेरस्ड और मैं डिप्रेस भी हुआ। मैंने कहा कि जी आज मेरे पास कोई बेड नहीं है, तो मैंने फर्स्ट टाइम उस एक डॉक्टर को रिफ्यूज़ किया। खैर उस दिन मैंने फिर उसकी पोस्ट लगाई एक ना अपने उस पे पेज पे और अपने स्टेटस पे कि आज मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। खैर आई एम थैंकफुल टू मिस्टर गौर एजाज, जो हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, वो कहीं बात उन तक पहुँची, तो मुझे पता चला कि बड़ी हाई लेवल तक बात चली गई कि आपको डॉक्टर साहब क्या हेल्प चाहिए। मैंने कहा मुझे हेल्प क्या और क्या चाहिए, मुझे तो बस मुझे वेंटिलेटर मिल जाए, बेड्स मिल जाए, मैन पावर, मेडिसिन हमने मैनेज कर ली थी काफ़ी हद तक। खैर सेकंड डे पे फिर थर्ड डे पे एवरीबॉडी वाज विद मी, और हमने कहना बड़ा आसान है, 60 बेड का जो वेंटिलेटर वाला एरिया उसको मैनेज करना। लोगों के 5 या 6 वेंटिलेटर होते हैं, तो नहीं समझ आती कि एक पेशेंट आप मैनेज करते हैं, दूसरी साइड पे जाता है, दूसरी साइड पे प्रॉब्लम आ गया, इस साइड पे जाएं, पेशेंट पैनिक। और उस टाइम एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे AC कोई नहीं थे। अच्छा। और इस शदीद गर्मी में स्वेटिंग हो रही हो आपकी, तो जब हम किट उतारते थे तो हम सर से पाँव तक पसीने से भरे होते थे। So you were having multiple challenges, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एवरीथिंग वेंट, और अब तो वो टाइम गुजर गया, लेकिन दैट वाज रियली अ चैलेंज। तो मतलब उसको चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और अल्लाह ने किया कि बस मुझे सबसे मतलब यही था कि लोगों के अभी तक एक वो जो स्टार्ट में उस टाइम कोई बंदा भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी भी लोगों का जो कोविड का जब भी नाम आता है तो उस टाइम मेरा नाम ज़रूर लिया जाता है कि जी आपने काम किया था। तो आई एम थैंकफुल टू अल्लाह फॉर ऑल इज़ ब्लेसिंग कि मुझे इतनी इज्जत मिली और अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद भी रखा। मुझे अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बिल्कुल ठीक। कोविड के शोबे में और इसके अलावा एनेस्थीसिया के शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने पे सर आपको FM सेहत ज़िंदगी की पूरी टीम सलाम पेश करती है, और उम्मीद है कि आप हमारे साथ कुछ और टॉपिक्स को लेकर सेहत आगाही के लिए स्टूडियो में दोबारा आते रहेंगे इंशाअल्लाह। FM सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट से मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। आज हमने एनेस्थीसिया से मुतालिक कुछ मिथ्स को ब्रेक किया और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की जो हम पहले नहीं जानते थे या हम उनके बारे में इतना क्लियर नहीं थे। कोशिश करें कि जब भी आपने कोई सर्जरी करानी हो तो अपना एनेस्थेटिस्ट जो है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ आप डिस्कशंस कर सकते हैं, और गूगल पे जो आप सेल्फ स्टडी करके या सर्च करके अपनी एडवाइस या रिकमेंडेशंस डॉक्टर को देते हैं वो देने से गुरेज करें और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश करें। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फरीहा तारिक। बहुत जल्द एक नए पॉडकास्ट के साथ कुछ नई सेहत आगाही के साथ आपके पास हाजिर होंगे। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।